वाला 40% सिलेबस इसी एनईपी में ऑनलाइन मोड में जाने वाला है। तो यूट्यूब पर हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, टीचर भी बनाएगा और यूट्यूब पर सब वायरल होगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से बर्बादी का ऐलान हो चुका है। हम इस बर्बादी में शामिल नहीं हैं। हमने कल भी उसका विरोध किया था, भले उसका खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन हम आने वाले दिनों में भी इसका विरोध करेंगे, ताकि कोई ये पूछे कि जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से बुझा रही थी। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप, और हम उन दरबारियों में खुद को शामिल नहीं होना चाहते। हम उसका विरोध करते हैं और इस पूरे डॉक्यूमेंट को गांव-गांव पहुंचाने की शपथ लेते हैं कि शिक्षा को बचाने के लिए अगर आखिरी व्यक्ति हम बचेंगे तो भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाएंगे, क्योंकि इसी पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने हमें यहाँ पहुंचाया है। हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में हथियार ना हो, अंधविश्वास और पाखंड ना हो, पाखंडी कथावाचकों की पर्ची ना हो, कलम और किताब हो, ताकि वो फूले अम्बेडकर भगत सिंह बने और आने वाले दिनों में हम शिक्षा को बचाने की लड़ाई। सिलेबस बदलना आसान है, लेकिन ओरिजिनल डिग्री लेकर के देश पे हुकूमत करना मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में जब पढ़ा लिखा होना बहुत मेहनत के बाद उसे एक गाली की तरह तब्दील कर दिया जाए। हम लोग यहाँ किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं कि पिछले 5 साल में एनईपी ने, जिसका फुल फॉर्म शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं, नो एजुकेशन फॉर पुअर, एनईपी, यानी गरीबों के लिए शिक्षा नहीं होगी, आसान भाषा में। और उसमें भी 90% से ज्यादा गरीब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं, और ये वो तबका है जो 1990 के बाद पहली बार विश्वविद्यालयों में आना शुरू हुआ था। इसलिए अब फिर से उन्हें शिक्षा से दूर करने की सोची समझी बहुत कारगर नीति बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है एनईपी। और हम वो लोग हैं जो लोग जब ये बन रही थी, प्रोसेस में थी, पहले इसका एक ड्राफ्ट आया था, उसके बाद लोगों से राय मांगी गई थी कि हम जनता का सिलेबस, जनता की शिक्षा नीति बनाएंगे। लाखों लोगों ने राय दी। लोगों को लगा कि उनसे राय मांगी गई है इसलिए कि उनकी राय सुनी जाएगी। लोग भ्रम में थे, जुमले पर यकीन कर गए, कोई राय मानी नहीं गई। जो पॉलिसी बनी थी उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऐसे वक्त में 5 साल तो अब इसके दिखने लगे। हम लोग जब बोला करते थे कि यह शिक्षा नीति बहुत गड़बड़ है, तो लोगों को लगता था कि आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। 1986 में आखिरी शिक्षा नीति बनी थी। देश बदल गया है, अब सब कुछ बदल रहा है, तो शिक्षा नीति भी बदलनी चाहिए। और इसके लिए ये नीति हम नए तरीके से ले आ रहे हैं, और इस शिक्षा नीति से ही अब देश चलेगा। लेकिन तब हम जब शिक्षा नीति लागू हो गई उसके बाद भी जब विरोध करते थे तो लोग नहीं समझते थे। और मुझे याद है आइसा का ही एक कार्यक्रम था और जंतर मंतर पे वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया था तकरीबन 3-4 साल पहले। और तब भी हमने नई शिक्षा नीति के विरोध में उस वक्त एक बात कही थी, जिसी से मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं, कि शिक्षा की बर्बादी तुरंत नहीं दिखती है, वो धीरे धीरे दिखती। उस समय हम लोगों को यह आगाह कर रहे थे कि बर्बादी दिखेगी तब बचाना मुश्किल होगा। इसलिए इस बात का इंतजार मत करिए कि आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे तब आप बचाने निकलेंगे। आज 5 साल बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि अमूमन अब इस देश की शिक्षा बर्बाद हो चुकी है। इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो चुके हैं। यहां बैठे हुए थोड़े से लोग या इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाले जिन भी लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है, उन्हें तो मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं कि वो उन लोगों में से हैं जो बर्बादी के बावजूद भी अड़े हैं कि हम बर्बाद होने नहीं देंगे, हम उसे बचाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि शिक्षा बचाना ज़रूरी है। और इस पूरे ड्राफ्ट को कल मेरे पास आया था, मैंने सरसरी निगाह से देखा
पूरे देश भर में वो बर्बादी कैसे दिख रही है वो ये ड्राफ्ट कहता है। एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, एक राज्य की कहानी नहीं है, और किसी एक तरह के बर्बादी की भी कहानी नहीं है। आप जितने भी तरह से बर्बादी सोच सकते हैं वो सब इसमें निहित है। इसमें बताया गया है कि पहले यूजीसी बनाया गया था हायर एजुकेशन को फंड देने के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी अनुदान देगी सरकार और देश में शिक्षा सबको मिल जाए, उसकी जेब की कीमत से न तय हो कि उसको पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। सोशलिस्ट लोगों का इस देश में नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती, यानी पढ़ाई और दवाई कम से कम पैसे से न तय हो कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ये नई शिक्षा नीति साफ तौर पर यह कहती है कि जिसकी जेब में पैसा होगा अब उसी को शिक्षा मिलेगी। और यह ड्राफ्ट जिन साथियों ने बनाया है, इसे तो मेरा बस चले तो हर जगह, अगर मेरे पास भी कोई अखबार होता, उसका मालिकाना हक होता, तो उसमें मैं इसको बड़े बड़े कार्टून बनवा कर छपवाता कि किन किन विश्वविद्यालयों के ऊपर कितना लोन है। इसमें आंकड़े हैं उसके। दिल्ली विश्वविद्यालय, जो एक ज़माने में मेरा विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, अभी तो मैं खुश होता हूं कि चलो उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं हूं जिसके प्रिंसिपल को गर्मी से राहत दिलाने के लिए गोबर लेपना पड़ रहा है, और उस वक्त मैं विश्वविद्यालय में नहीं हूं। लेकिन जिस विश्वविद्यालय ने हमें बनाया है उसकी बर्बादी देख करके ऐसा लगता है कि हमारी बुनियाद में कोई ऐसा मट्ठा डाल रहा है जो एक दिन पूरे वृक्ष को सुखा देगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया और हमारे तमाम साथी जब बता रहे थे कि ग्रेजुएशन की फीस कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की कितनी है, पीएचडी कितनी है, तो हमें याद आ रहा है कि एक साल की फीस 300 या 350 रुपये हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हुआ करती थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हम लोग टॉपर रहे तो हमें कुछ पैसे मिले थे कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको सरकार पैसा देगी। हॉस्टल की फीस नाम मात्र की थी। आज उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक साल पहले लगभग यहाँ लिखा हुआ है 5 साल में बीएचयू ने 500% अपनी फीस बढ़ा दी, 500 टाइम्स। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फीस बढ़ी और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया, उन्हीं पे मुकदमा कर दिया जो आंदोलन कर रहे थे। इस समय ये दस्तावेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिखा कि देश में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी बची नहीं। इसमें एक जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक आंकड़ा लिखा हुआ है, नेहा जी आप लोग बताइएगा गलत पढ़ा कि मैंने सही, कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी या 100 करोड़ रुपया फीस से पाती थी और अब जो है 200 करोड़ रुपया उसे मिल रहा है। फीस बढ़ गई है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बन गए और लोन बढ़ गया है। ये नई शिक्षा नीति की वो बर्बादी है जिसको हम लोग पहले कहते थे कि शिक्षा महंगी हो रही है। अब बर्बादी ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। अब दूसरा उदाहरण, यहाँ एक छोटा सा अखबार का कतरन लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 वर्षों में 89,441 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। 61% यूपी एमपी में और बाकी 14% बाकी बंद होते गए। मैं इस आंकड़े को संशोधित करूं, देश भर में घूमने का मौका मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब हमें निकाला तो देश भर के लोगों ने बुलाया और हर जगह एक कॉमन चीज़ देखी। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि 51 से 52 हजार स्कूल बंद कर दिए गए एक राज्य में। मध्य प्रदेश में बंद किए गए, अभी भी बंद किए जा रहे हैं। हरियाणा का वो आंकड़ा मुझे अच्छा लगा, इसमें भी है। अगर आप सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हरियाणा सरकार आपसे 500 रुपया लेगी, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन देंगे तो कुछ दिन बाद रीइंबर्समेंट के जरिए हरियाणा सरकार आपको 1,500 रुपया देगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। तो सरकारी में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे? और सबसे अच्छा मॉडल कहाँ हो सकता है शिक्षा की बर्बादी का? वो वहीं का मॉडल है जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मतलब अद्भुत मॉडल है, उससे अच्छा मॉडल तो देश में हो ही नहीं सकता। हालांकि उसको चुनौती अभी दी है राजस्थान ने। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिर गई, बच्चे दब गए, मर गए। कितने बच्चे? जितने मरे उसमें 99% बच्चे आदिवासी थे। जो घायल हुए उनमें दलित और पिछड़े आदिवासी सब मिलाकर थे, और सारे गरीब थे। अमीरों के बच्चे वहाँ कहाँ जाते हैं?
तो झालावाड़ के जो बिल्डिंग गिरी उसके बाद लगभग 20,000 के आसपास स्कूल चिन्हित किए गए और सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अपनी जेब के पैसे से इसको थोड़ा ही ठीक कराऊंगा, चूंकि बिल्डिंग खराब हो गई है अब इसलिए सारे स्कूल बंद किए जाते हैं। ये चुनौती उत्तर प्रदेश को राजस्थान ने दी। मैं कह रहा हूं कि फिर भी मॉडल उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट क्यों है कि उसने फरमान निकाला कि 50 से कम स्कूल में जिसमें विद्यार्थी होंगे हम उन स्कूलों को क्लोजर मर्जर, हम लोग, मुझे आज भी याद है आयसा का जब सम्मेलन था हम लोग डूटा में हुआ करते थे, वहां बाकायदे बड़े बड़े पोस्टर पर हम लिख के ये बात बताते थे कि ये क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी ये विश्वविद्यालयों में नए स्कूल कॉलेज जो खुले उसको बंद करने के लिए लाई गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 45,000 डिग्री कॉलेज बंद होकर के 20 साल में 15,000 पे लाए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपया मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए खर्च कर रही। अब ये कार्यक्रम चल रहा था, पूरा ये बंद है, जाल लगा हुआ है और यहाँ कुछ बंदर आ गए। अगर हम दिल्ली सरकार के मंत्री होते तो इस पर फोटो खींच के एक ट्वीट लगाते कि आज जैसे ये कार्यक्रम हो रहा था साक्षात भगवान खुद आकर के कहे कि नहीं, लड़ो पढ़ाई करने वालों के लिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम भी शामिल हैं। अगर आप लोग लिंक कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अपडेट हैं दिल्ली सरकार के मंत्री से। ऐसे वक्त में दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय कितने % लोन पर चल रहा है? सरकारी स्कूल जो एमसीडी के हुआ करते थे उनकी हालत क्या है? उसका मॉडल उत्तर प्रदेश ने डेवलप किया। पहले उन्होंने आदेश दिया कि 50 से कम स्टूडेंट जहां होंगे उनको बंद कर देंगे, फिर ले आए कि 30 से कम पे बंद कर देंगे, फिर ले आए 20 से कम पे बंद कर देंगे, और इतने सारे नियम कायदे बने थे, सबको बंद कर रहे हैं। वहां कुछ लोगों ने, कुछ सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि हम अपनी पाठशाला चलाएंगे, तो जो बंद कर दिए गए स्कूल हैं उसके बाहर लोगों को बुला के लोग पढ़ाने लगे, तो यूपी सरकार उनके ऊपर मुकदमा कर दे रही है कि हम चाहते हैं स्कूल बंद हो और तुम बच्चों को पढ़ाओगे। हम इसलिए भी स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि जनता पढ़ने लगे, जनता पढ़ाने लगे। इसलिए 27,000, मेरे पास एक आंकड़ा है, अभी चूंकि बहुत वक्त है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आंकड़े आपने बहुत सारे आंकड़े इसमें शामिल कर दिए हैं, इसलिए मैं आंकड़ों को इन्हीं में अपनी सहमति दर्ज करते हुए कह रहा हूँ। 2019 से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अकेले यूपी में 5,000 सरकारी स्कूल पिछले 3 महीने में बंद किए गए। 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाने हैं और 27,308 कंपोजिट ठेके की दुकान नई खोली गई है उत्तर प्रदेश में। घर बैठे मधुशाला मिलेगी। एक बार संतों ने कविता लिखी थी, बहुत अच्छी कविता थी, अब चूंकि समय कम है इसलिए एक लाइन सुनाता हूं कि मदिरा तो घर घर फिरे, गोरस तो घर घर फिरे, मदिरा बैठ बिकाए, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला जा मिल जाएगी मधुशाला। क्या क्या लिख गए हरिवंश राय बच्चन को भी नहीं पता था एक दिन गांव गांव में मधुशाला खुल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जितने सरकारी स्कूलों को बंद किए उतना ठेका खोल दिए। इससे तय हो रहा है कि आप अगली पीढ़ी को शिक्षित नहीं करना चाहते, और इसलिए इस किताब में तो वो भी आंकड़े दिए हुए हैं। जितनी बातें हमें कहनी थी कि शिक्षा की बर्बादी में सिलेबस बदलने से लेकर के, फीस महंगा होना तो एक बात है साहब, फिर भी कुछ लोग अगर फीस लेकर के पहुंच गए। अब मुगल काल तो नर्सरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन से ही गायब कर दिया गया। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर महाराणा प्रताप को महान पढ़ाना है तो क्या कह के पढ़ाओगे कि महाराणा प्रताप बहुत महान थे, तो विद्यार्थी पूछेगा क्या किया था उन्होंने ऐसा कि महान थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। तो क्या किसके खिलाफ लड़ा था? तो कहा अन्याय के खिलाफ लड़ा था, जुल्म के खिलाफ लड़ा था। तो साहब वो जुल्म कौन कर रहा था? तो कहे कि एक राजा था जो कर रहा था। उसका नाम क्या था? कहा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि अकबर को तो पढ़ाना ही नहीं है सिलेबस में। तो पूरा मुगल काल हटा करके आप किसकी गौरव, अब शिवाजी को महान कैसे बताओगे? अब सोचिए मूर्खता का आलम। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तमाम कॉमरेड साथियों को। प्रोफेसर इरफान, उनका बयान आपने लगाया है कि वो हुकूमत में हैं, वो जो चाहे सिलेबस में बताएं। गनीमत मानिए अभी वो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कंपलसरी नहीं बनाई गई है, जिसमें कहा जाएगा कि एक बाल नरेंद्र हुआ करता था जो तालाब में गेंद पकड़ने गया और मगरमच्छ का बच्चा भी पकड़ के लिया। ये सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, ये मजाक नहीं है। आपके हरियाणा सरकार ने गीता को कंपलसरी किया था और डीयू में हिंदू अध्ययन केंद्र खोला है। तो हिंदू अध्ययन केंद्र खोलोगे, मुगल काल को गायब करो। अच्छा, हिंदू को बड़ा दिखाओगे कैसे? ज़्यादा पीछे चले जाओगे, मान लो मुगलों से पीछे अगर गलती से तुम चले गए
और विद्यार्थी पूछने लगे कि ये गले में मटका और पीठ पे झाड़ू किसने बांधा था, उसका नाम क्या था। इसलिए इतिहास को बदलना सबसे खतरनाक काम हो रहा है। उन्होंने पूरा सिलेबस कम्युनल बना दिया है, वो सावरकर को सिलेबस में ले आ रहे हैं और अंबेडकर से उनको डर लगता है, अंबेडकर के विचार को नहीं मानना चाहते, और इसलिए वो ऐसा नागरिक तैयार करेंगे जो आरएसएस की शाखा का निकला हो। आखिरी में एक दो किस्सा सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी थी बहुत प्यारी, उसको सुनिएगा आज की शिक्षा से। गोपाल जी बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा सोनेट लिखा आगे ने कि तितलियों ने अपने पंख काटे और आज़ादी का एहसास किया। तो आज कैसे आपको शिक्षा दे दी गई। राजा एक था, उसको कहा गया कि जंगल में एक तोता है, बहुत बुद्धिमान तोता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सक्रिय रहता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। जब मैं तोता कर रहा हूँ तो आप किसी और से लिंक मत कर लीजिएगा कि कौन कितना सक्रिय है। तो राजा से कहा गया कि इसको एजुकेट कर दिया जाए तो तोता और महान हो जाएगा। लोग पकड़ कर ले आए तोते, और गौर से समझना आप इस बात के इशारे को कि आज आपके साथ हो क्या रहा है। और जब उसको ले आए तो शिक्षकों को सौंपा गया कि आप इसको ट्रेंड करोगे। तो शिक्षकों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो पहला काम किया कि चूंकि ये बहुत उड़ता है इसलिए इसका पंख काटना चाहिए। फिर दूसरी बार जब एजुकेट करने की कोशिश की तो कहा कि ये बहुत बोलता है, हमारी बात सुनता ही नहीं, तो इसकी ज़बान बंद करनी चाहिए। तीसरी बात कि फिर भी ये दिमाग दौड़ा रहा है, इसे किसी और खिलौने में उलझा देना चाहिए। अब न ये उड़ सकता है, न ये बोल सकता है, न ये सोच सकता है। फिर ऐलान किया उस देश के वहाँ के शिक्षाविदों ने, राजा को बुलाया गया कि साहब जिस तोते को आपने भेजा था अब हमने उसको पूरा एजुकेट कर दिया है। जब वहाँ पता चला तो वो तोता मरा हुआ पाया गया। कुछ दिन बाद ये शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही मरी हुई पाई जाएगी, क्योंकि जिस फैक्ट्री को वो लगाना चाहते हैं उस फैक्ट्री से भी डिफेक्टेड पीस निकलेंगे, वहाँ पर कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया ही नहीं होगा। इसलिए जो मनुस्मृति थी ना, जो जहन में थी, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, ये मनुस्मृति तय करती थी कि किसको शिक्षा नहीं मिलेगी और शिक्षा किसको मिलेगी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोले तो 1848 था, पत्थर खाना पड़ा। आज अगर स्कूल खोलते तो वो जेल में होते, मैं पक्का ये गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैं इस पूरे दस्तावेज से, इसके आंकड़ों से, और आगे भी जब मौका मिलेगा, हमें तो नौकरी से निकाला तो पहले सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी, अब तो पूरे 7 दिन हमारे पास है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना अपॉइंटमेंट हुआ है जरा एक बार देख के देखिए। एक दो चीज जोड़ दूं इसमें, अपॉइंटमेंट जिसका हुआ है उसमें यूआर कैटेगरी पर कितने दलित पिछड़े आदिवासी ये पॉइंट हुए हैं, उसमें कितने लोग कहाँ। अब तो मेरे पास एक सर एचओडी का फोन आया एक दूसरे विश्वविद्यालय के, उसने कहा कि जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिंदी का एचओडी, जब एचओडी पोस्ट पर जाना हुआ तो उसने मंत्रोच्चार कराया था अपने चैम्बर में। तो दूसरा वाला कहा कि 2-4 महीने बाद मुझे अपॉइंटमेंट, मुझे वो कुर्सी मिलने वाली है, अब मैं सोच रहा हूं वहां क्या कराऊं। मैंने कहा तुम अश्वमेध यज्ञ कराना, वरना तुम अगली बार वाइस चांसलर कैसे बनोगे। भाई होड़ लग गई है। आरएसएस की कौन शाखा सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय में खोलेगा। एक रंग में आप पूरे कैंपस को रंगना चाह रहे हैं। इसलिए इस पूरे दस्तावेज को हम अपनी पूरी सहमति के साथ गांव के आखिरी व्यक्ति तक ले जाना चाहेंगे कि आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा बर्बाद की जा रही है, और शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है क्योंकि सोचने वाले लोग इस हुकूमत को नहीं चाहिए। सोचने वाले लोग सवाल करते हैं, सोचने वाले लोग कहते हैं कि हेफा से लोन लेकर के हमारे विश्वविद्यालय चलेंगे तो एक दिन बाद तो वो बंद हो जाएंगे, फिर वो अशोका गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उनको हायर कर लेंगे। और शिक्षा मंत्री सदन में क्या बोलता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस खुलेंगे यहाँ। मतलब 2-4 कैंपस हो सकता है सर आपके एयूडी में, जो धीरपुर में पहले वहाँ रहता था, तो वो हमारी साथी कह रही थी वहाँ कैंपस का वो शिलान्यास वाला पत्थर ही नहीं है। अगले दिन हो सकता है वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुले, एक कैंपस हार्वर्ड का खुल जाएगा डीयू में, और जेएनयू में तो शॉपिंग मॉल खुलेगा क्योंकि वो ज़मीन बहुत महंगी है, और कुछ वहाँ जेएनयू में खोलने लायक नहीं है। वहाँ बढ़िया अडानी का शॉपिंग मॉल खुलेगा। और जितना हम लोगों ने शिक्षा पाई थी, और ये दलितों पिछड़ों आदिवासियों के लिए पूरे देश में इतना विरोधी है कि उनके इंटेलेक्चुअल जब पैदा हो रहे थे तब जो ये डेमोक्रेटाइज हो रहा था, अब ये उनके इंटेलेक्चुअल पैदा होने नहीं देना चाहते। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और पूरी मजम्मत के साथ इस नई शिक्षा नीति को खारिज करने का
अपनी तरफ से मैं ये अपील करता हूं और इस दस्तावेज को आपके साथ मिल करके गांव-गांव तक फैलाने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा होगा, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अगर ऐसा कोई दिन वाकई हम ले आ पाए कि कलम, और मैंने तो अपनी प्रोफेसर की डायरी में ये सारी बातें लिखी थी, और आज ही वो खबर आई कि 1.5 साल बाद वो अभी भी बेस्ट सेलर है, यानी पढ़ रहे हैं लोग। और मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मेरे जिले के, मेरे उत्तर प्रदेश का एक भी डिग्री कॉलेज इतना अच्छा नहीं है जितना डीयू का एक कॉलेज हुआ करता था। और आज उसे डीयू के डिग्री कॉलेज कितना बर्बाद किया गया। वहां फंड नहीं है, और वहां सारे 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम का नया चार्ट आया हुआ है कि शिक्षक अब क्लर्क की तरह सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक बैठेगा। वो क्लर्क बनाना चाहते हैं, शिक्षक को भी क्लर्क बनाएंगे, और शिक्षक को भी वो क्लर्क बना करके बच्चों को, कुछ दिन बाद तो सर वो ऑनलाइन मोड आने वाला है, 40% सिलेबस इसी एनईपी में ऑनलाइन मोड में जाने वाला है। तो यूट्यूब पर हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, टीचर भी बनाएगा, और यूट्यूब पर सब वायरल होगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से बर्बादी का ऐलान हो चुका है। हम इस बर्बादी में शामिल नहीं हैं। हमने कल भी उसका विरोध किया था, भले उसका खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन हम आने वाले दिनों में भी इसका विरोध करेंगे, ताकि कोई ये पूछे कि जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से बुझा रही थी। और मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे पता है इसका अहमियत कितनी बड़ी होती है। जब फैज़ नज्म लिख रहे थे तो पाकिस्तान उनके साथ नहीं खड़ा था। जब हबीब जालिब को कविता पढ़ते हुए पुलिस उठाकर ले जा रही थी तो पाकिस्तान तानाशाहों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। हबीब जालिब के साथ भीड़ नहीं खड़ी थी, और हमारे देश में कबीर के साथ लोग नहीं खड़े थे। फिर भी आज विद्रोहियों को ही याद किया जाता है, गुलामों को और दरबारी लोगों को कोई याद नहीं करता। इसलिए सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। और हम उन दरबारियों में खुद को शामिल नहीं होना चाहते, हम उसका विरोध करते हैं और इस पूरे डॉक्यूमेंट को गांव-गांव पहुंचाने की शपथ लेते हैं कि शिक्षा को बचाने के लिए अगर आखिरी व्यक्ति हम बचेंगे तो भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाएंगे, क्योंकि इसी पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने हमें यहाँ पहुंचाया है। हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में हथियार न हो, अंधविश्वास और पाखंड न हो, पाखंडी कथावाचकों की पर्ची न हो, कलम और किताब हो, ताकि वो फूले अंबेडकर भगत सिंह बने और आने वाले दिनों में हम शिक्षा को बचाने की लड़ाई को जीत पाए। थैंक यू so much.